हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें आपके सिलेबस से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स और उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हाँ, इस सीरीज में हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस कर चुके हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, हम वो करने जा रहे हैं। इसके में हमने जनरल टर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं मिडिल टर्म लास्ट टर्म बेस पे। उसमें क्या है, आपको कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी होती थी या आप बना लेते थे और उसके बाद आपको आगे सॉल्व करते थे। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आपको सेंटेंस फॉर्म्स में क्वेश्चंस दिया जाएगा, जहां आपको डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको क्वेश्चंस में उस बेसिस पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है और फिर आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है एज यूजुअल जैसे आप करते हैं। क्वेश्चंस को हमेशा एनालाइज करते हुए करिएगा, बहुत बेनिफिट होता है। कभी भी क्वेश्चंस को रटिए मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। फ्लावर बेड का मतलब होता है जो फूलों की क्यारी। आपको बोला गया है कि फूलों की जो क्यारी है उसमें जो पहली रो है उसमें आपके 23 रोज प्लांट्स हैं, सेकंड रो जो है उसमें 21 प्लांट्स हैं, थर्ड रो में आपके 19 प्लांट्स हैं एंड सो ऑन। और जो आपकी लास्ट रो है उसमें 5 प्लांट्स हैं। आपको क्या करना है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। आपको फाइंड करना है कि कितने इसमें फ्लावर बेड है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको कहीं से भी शायद ये अंदाजा नहीं लग पा रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो अगर हमें ये अंदाजा नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है और हमें इसमें करना क्या है। हमें शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि हमें को नहीं पता ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी डेटा को देखकर हमें पता लग सके ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हम सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें नहीं भी पता कि ये किस टॉपिक का है, ये तो पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। रोज मतलब हाँ, ये है आपकी फर्स्ट रो, ये है आपकी फर्स्ट रो और इसमें बोला गया है कि इस रो में है आपके 23 प्लांट्स। उसके बाद आपको बोला गया है कि ये है आपकी जी सेकंड रो और इस सेकंड रो में है आपके 21 प्लांट्स रोज के। ये है आपकी थर्ड रो और इस थर्ड रो में है आपके 19 प्लांट्स एंड सो ऑन। ऐसा करते करते आपकी जो आखिरी की है लास्ट, इसमें है आपके 5 प्लांट्स। अब आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ, ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पर वो पैटर्न है आपकी, यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन एंड लास्ट टर्म। मतलब आपकी लास्ट रो तक 23, 21, 19 मतलब कुछ डिक्रीज होता हुआ एक ऑर्डर फॉर्म हो रहा है। मतलब किस तरीके से आपका ऑर्डर फॉर्म हो रहा है, आप बोलेंगे 23, 21, 19 एंड सो ऑन डॉट 5। पर आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी रोज, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये लास्ट रो का अगर नंबर पता चल जाए कि ये 10th रो है, 5th रो है, 11th रो है, ये कौन सी रो है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फूलों की क्यारी है फ्लावर बेड उसमें कितने रोज हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम अब क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न को देखते हुए हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि द फ्लावर बेड फॉर्म्स द फ्लावर बेड फॉर्म्स अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है और वो सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रहा है, 23, 21, 19 डॉट 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 एंड 5।
ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। आपको पता है सीक्वेंस क्या होता है? जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट वीडियो किया था तो उसमें हमने सीक्वेंस को सबसे पहले सीक्वेंस ही पढ़ा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सीक्वेंस में एक पैटर्न फॉलो होता है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है, और यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है एक डिक्रीजिंग फॉर्म। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये जो फॉर्म हो रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस पता करते हैं, क्योंकि ये तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये है आपका लास्ट टर्म, और मान लेते हैं कि लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म है। लेट इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारी nth टर्म है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। और हम अब डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, 21 माइनस 23 इट इज इक्वल्स टू माइनस का 2। एक और रिवर्स चेक करते हैं, 19 माइनस 21 इट इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहां से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा सेम आ रहा है, और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और अगर वो कॉमन डिफरेंस जो है वो, क्योंकि वो कॉमन है, सेम है, एक पैटर्न फिक्स्ड उसमें है, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमें दी गई है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस फॉर्म हुई थी ये हमें दी हुई सीक्वेंस थी, हम लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक, हमें पता चल गया कि हमारी जो सीक्वेंस है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है विद कॉमन डिफरेंस -2। अब हमारी जो सीक्वेंस है 23, 21, 19 डॉट 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 माइनस का 2 डॉट डॉट 5। अब हम लिखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 23, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो है माइनस का 2, और लास्ट टर्म है हमारी 5, और हम मान लेंगे लेट n इज इक्वल टू nth टर्म। और अगर ये nth टर्म है मतलब ये an है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी nth टर्म है ताकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सके। फिर हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग, आपको पता है कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, हमारे पास एक सीक्वेंस है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है जनरल टर्म फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर एन एपी। ये कितना होता है, ये आपका हो जाता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे an होता है आपकी nth टर्म, जो की वैल्यू, जो nth टर्म की वैल्यू है वो a होती है आपकी फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो an जो है लास्ट टर्म को ही हमने an एज्यूम किया हुआ है nth टर्म, तो ये हो जाएगा 5, इट इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म, ये है आपकी 23 प्लस n माइनस 1, n हमको फाइंड करना है, और d है आपके पास माइनस का 2। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 23 माइनस का ये हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 23 प्लस 2 कितना होता है 25 माइनस का 2n। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 2n। हम इसमें कॉन्स्टेंट्स को एक साइड और वेरिएबल्स को दूसरी साइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से n जो है वो आ गया हमारे पास 10। मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 10, मतलब ये हमारी जो n आई है नंबर ऑफ टर्म्स वो आए हैं n।
तो हम लिखेंगे देयर आर 10 rows in given फ्लावर बेड। मतलब हमें जो फ्लावर बेड दी हुई है, जो क्यारी दी है, उसमें 10 रोज हैं, क्योंकि n की वैल्यू आई है 10, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नंबर ऑफ रोज है, वो कितनी आई है 10 बाय यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला। क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और हमें nth टर्म जो हमने एज्यूम की है लास्ट टर्म को, वो हमें दी गई है। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास निकल के आ गई हमारी वैल्यू। तो ये है आपका तरीका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो आप पहले उस प्रॉब्लम को पढ़िए, गिवन फॉर्म में लिखिए, फिर आपको पता चलेगा वहां से आप क्या कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बन रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेसिस पे। ये है आपका एक और क्वेश्चन जो हम ट्राई करते हैं। एक और एग्जांपल ये है, रघु स्टार्टेड वर्क इन 1995। ये बोल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम रघु है, उसने अपना काम करना शुरू किया था 1995 में, और जब उसने 1995 में काम करना शुरू किया था तो उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी? उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपीज। ये थी उसकी 5000 रुपीज उस समय की सैलरी। और उसको बोला गया एंड रिसीव ₹200 रेज ईच ईयर, मतलब वो उसको हर साल क्या होता था, 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। किसी मतलब इस इंक्रीमेंट को समझे, ये इंक्रीमेंट इसका फिक्स्ड है, मतलब अब हर साल इसको 200 रुपए बढ़ के मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको परसेंटेज मिल रहा है, 200 रुपए फिक्स है। मतलब है ना, अगर आज उसको 5000 मिले हैं, एक साल बाद उसको मिलेगा 5200। इस तरीके से उसकी फिक्स है कि उसको हर साल 200 रुपए बढ़ा के दिए जाएंगे। तो हमको बोला गया है कि इन व्हाट ईयर, किस साल में उसकी एनुअल सैलरी 9000 रुपए हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एज यूजुअल गिवन से। हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया गया है कि रघु की एनुअल सैलरी कितनी है। रघु एनुअल सैलरी इन 1995 कितनी थी? ₹5000। इसके 5000 रुपीज जो है 1995 में सैलरी थी। फिर हमें दिया गया है इसका एनुअल इंक्रीमेंट। तो एनुअल इंक्रीमेंट कितना है? एनुअल इंक्रीमेंट दिया हुआ है हमें ईच ईयर, हर साल कितना बढ़ेगा इसका? ₹200। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका हर साल 200 रुपए बढ़ता है, इस हिसाब से इसकी 1996 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? इसकी सैलरी हो जाएगी 5000 प्लस 200, तो ये हो गई आपकी 5200 रुपीज। ठीक है। फिर इसकी 1997 में अगली साल कितनी हो जाएगी? अगली साल हो जाएगी इसकी 5200 प्लस 200, इट इज इक्वल्स टू ₹5400। तो सेम इसकी 1998 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सैलरी हो जाएगी 5400 प्लस 200, इट इज इक्वल्स टू ₹5600। और इसी पैटर्न में इसकी सैलरी बढ़ती जाएगी और हर साल 200 रुपए बढ़ते एक साल वो आएगा जब उसकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी? ₹9000। अब ये किस साल में होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमें टू फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ईयर इन विच हिज एनुअल सैलरी बिकम्स, उसकी एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? एनुअल सैलरी विल रीच ₹9000। मतलब हमें फाइंड वो करना है वो साल जिस साल उसकी एनुअल सैलरी 9000 रुपीज हो जाए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है हर साल का, क्योंकि 200 रुपए हर साल ऐड हो रहा था इसमें। तो जो 200 रुपए ऐड हो रहा है, ये 200 रुपए 200, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर साल ऐड हो रहा है। और अगर फिक्स्ड अमाउंट ऐड होता है, आपको पता है कि अगर ये कोई टर्म है
उसमें फिक्स पैटर्न, फिक्स चीज कोई भी ऐड होती है तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ये उसकी जो सैलरी है, हिज एनुअल सैलरी, उसकी जो एनुअल सैलरी है, हिज एनुअल सैलरी फॉर्म्स अ सीक्वेंस, उसकी जो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रही है उसकी सैलरी, एनुअल सैलरी एक पैटर्न फॉलो कर रही है और हम उस पैटर्न को लिखते हैं। देखिए पहले साल उसकी कितनी थी 5000 जब उसकी जॉब लगी थी, फिर उसकी सैलरी हो गई अगले साल 5200, उसके बाद हो गई 5400, उसके बाद हो गई 5600 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में हो गई उसकी 9000। यहां से आपको तो समझ में आ रहा है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 200 है, हमें दिया हुआ है। इसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 200 रुपए है, तो जो वो हमें फिक्स दिया है। अब आप देखिए 5200 माइनस 5000 कितना होता है 200, 5200 माइनस 5000 इट इज इक्वल्स टू 200, 5400 माइनस 5200 इट इज इक्वल्स टू 200। ये चूंकि डिफरेंस सेम है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस, जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ था, गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें वैसे नहीं दिया हुआ था, इनडायरेक्टली दिया हुआ था, जिसको हमने फॉर्म किया है। हमने हमारी वर्ड प्रॉब्लम जो दी गई थी वहां से डिराइव किया है कि नहीं अगली जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं अगर उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे तो एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा था, जो हमने यहाँ चेक किया है। तो हमें पता लगा कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी फॉर्म कर रही है विद कॉमन डिफरेंस जो है वो है 200। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारी जो सीक्वेंस है, हम उस सीक्वेंस को लिखते हैं। हमारी सीक्वेंस है 5000 और यही सीक्वेंस हमारी एपी फॉर्म कर रही है 5400, 5600 एंड सो ऑन डॉट 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 9000। अब इसको आगे से, अब ये क्या हो गया, जैसे हमारा नॉर्मल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होता है, इससे वो क्वेश्चन बन गया जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दी गई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d सो ऑन। ये है आपके पास लास्ट टर्म और हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू 5000 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है हमारा 200, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया और हम बोलेंगे लास्ट टर्म जो हमें दी गई है वो है 9000 और लास्ट टर्म को हम अज्यूम कर लेंगे लेट L इज इक्वल्स टू AN, ये है आपकी nth टर्म। इसको अज्यूम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जब हम इसको nth टर्म अज्यूम कर लेते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो n आएगा, क्योंकि हमें n कैलकुलेट करना है फाइनली कि कितने साल हो गए उस साल की फाइंड करना है या कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो जब हमें वैसे तो पता नहीं है, लास्ट टर्म को हम बोल देते हैं कि ये nth है, मतलब फिर n 10 आए मतलब 10 लास्ट टर्म जो है 10th टर्म है, 20 आए मतलब लास्ट टर्म हमारी 20th टर्म है, इसलिए हम लास्ट टर्म को nth टर्म अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग, आपको पता है n फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूला। तो जनरल बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर एपी, फॉर एन एपी, और ये कितना होता है ये आपको पता है अच्छे से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए एन होता है आपकी nth टर्म की वैल्यू, ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए ए एन कितना हो गया, यहाँ पर ए एन है आपका 9000 क्योंकि ये लास्ट टर्म है, ए है आपका 5000 क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब पहली बार 1995 में उसकी वैल्यू कितनी थी 5000 प्लस n माइनस 1, तो n हमको फाइंड करना है, डी कॉमन डिफरेंस है 200। आपको याद होगा हमारा जो पुराना क्वेश्चन था, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया है उसमें जो एपी फॉर्म हो रही थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो डिक्रीजिंग फॉर्म में थी, उसमें कॉमन डिफरेंस जो है हमारा माइनस में आया था।
और यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है क्योंकि हमारी वैल्यूज यहाँ बढ़ रही है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कॉमन डिफरेंस कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, कहाँ पर आपकी वैल्यूज बढ़ रही है, कहाँ पर घट रही है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9000 इट इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 एंड माइनस का 200। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9000 इट इज इक्वल टू 4000। इसको मेरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4800 प्लस 200 एन। जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9000 माइनस का 4800 इट इज इक्वल टू 200 एन। तो यहाँ से हमारे पास 200 एन इट इज इक्वल टू, देखो 0 से 0 गया 0 0, 10 में से 8 गया 2 बचा और 8 में से 4 गया 4 बचा। तो ये हो गया आपके पास 4200। तो यहाँ से जब हमने n की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास आया 4200 डिवाइडेड बाई 200। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये देखिए n इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 1 जा 2, n आ गया 21। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है वो 21st टर्म है। मतलब आपकी 1995 से शुरू हुआ था आपका प्रोसीजर, 1995 1996 एंड सो ऑन। लास्ट की जो आपकी आएगी वो यहां से 21st टर्म होगी। लेकिन आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है आपके क्वेश्चन में आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। ये देखिए आप अपना क्वेश्चन एक बार देखिए, आपको बोला इन व्हाट ईयर, किस साल में उसकी एनुअल सैलरी इतनी हो जाएगी। तो किस साल में होगी उसकी ये सैलरी, तो देखिए ये होगी आपकी कब, यहां पर है ये फर्स्ट साल, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ईयर है, तो एंड सो ऑन। लेकिन एक साल बाद इंक्रीमेंट हुआ था, फर्स्ट साल बाद, यहां से सेकंड ईयर बाद हुआ था। अगर 1995 में 21 ऐड कर दिया जाए, 1995 में 21 ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा। ये हम 21 ऐड नहीं करेंगे, क्यों, ये यहाँ पर एक समझने वाली बात है। हम दोनों चीजें आपको समझाते हैं। अगर हमने 1995 में 21 ऐड किया तो हो जाएगा 5 1 6 9 10 11, हाँ से लगी 1 9 और एक 10 कैरी 1, ये हो गया 2016। लेकिन आफ्टर 21 ईयर्स नहीं है, ये है आपका 21 मतलब 21st। ये जो लास्ट टर्म है ये आपकी 21 है, जिस साल आपका 9000 रुपीज हुआ। लेकिन वो कब हुआ, 21st जो है उसकी लास्ट टर्म है। और हमारे पास कितने साल बाद हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते वो 20th टर्म हुआ। क्योंकि इन 21st ईयर उसकी जो सैलरी है, इन 21st ईयर, फर्स्ट ईयर यहां से स्टार्ट हुआ था 1995 से, जहां पर उसकी सैलरी कितनी थी 5000। तो इन 21st ईयर में एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, एनुअल सैलरी हो जाएगी उसकी, एनुअल सैलरी हो जाएगी रुपीज 9000। मतलब क्या है, ये आफ्टर 20 ईयर्स, 21st ईयर 1995 से काउंट करेंगे, जब 1995 को हम फर्स्ट ईयर काउंट करेंगे। लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स ये हो जाएगी आपकी सैलरी 9000। क्यों, क्योंकि फर्स्ट आपका इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब 1996 से स्टार्ट हुआ था। अगर 21st ईयर काउंट करना है तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम 21 ना ऐड करते हुए 20 ऐड करेंगे। तो जो हम यहाँ पर 1995 में कितना ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 20। तो हमारी हो जाएगी इन 2015 उसकी इन 2015 ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी हमारी रुपीज 9000।
21st टर्म, लास्ट टर्म जो है वो 21st टर्म है, मतलब 9,000 रुपीज जो आ रहा है वो 21st ईयर में आ रहा है। कहां से काउंट कर रहे हैं? 1995 से। लेकिन कितने साल बाद हो रहा है ये काम? 20 साल बाद हो रहा है, क्योंकि यहां से हम काउंट कर रहे हैं फर्स्ट 1, मतलब जो हम 1 ऐड कर रहे हैं वो 1995 में 1 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, तो मतलब यहाँ आते आते हम 20 ऐड करेंगे। इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि n इज इक्वल 21 आ गया तो हम बोलेंगे 21 ईयर्स बाद ऐसा हो रहा है। नहीं, 21st ईयर में जाके उसको मिल जाएगी कितने? 9,000 रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स। जैसे कि आपका बर्थ जो होता है वो आप जब 1 साल, जब आपका जन्म होता है उसके 1 साल बाद आप अपना बर्थडे का फर्स्ट बर्थडे मनाते हैं, उसके दूसरे साल बाद आप सेकंड बर्थडे मनाते हैं, उसके तीसरे साल बाद थर्ड बर्थडे मनाते हैं। लेकिन आपके घर में फंक्शन कब मनता है? जब आप पैदा होते हैं तब से फंक्शन मनना शुरू होता है। तो फर्स्ट टाइम आपने फंक्शन कब सेलिब्रेट किया था? जब आप पैदा हुए थे। जब दूसरे साल पैदा किया तो 2 हो गए। इस तरीके से चीजें इंक्रीज होती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज है कि n इज इक्वल टू 21 जो है वो nth टर्म की वैल्यू है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n जो है हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 21। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे काउंट करते करते जब आप 21 जाएंगे तो वो आपकी लास्ट वैल्यू होगी 2015। मतलब 20 ईयर्स बाद, आप बोल सकते हैं या तो 20 ईयर्स बाद या इन 21st ईयर उसकी सैलरी 9,000 रुपीज होगी। और 20 ईयर्स बाद कौन सी साल आ जाएगी? साल आ जाएगी 2015। तो ये है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स करने का तरीका, जहां पे आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, एनालाइज करना है, और ये देखना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और हम ये सीरीज कंप्लीट कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।